Assalamualaikum dear student. I am your teacher Tabassum Riaz Khan welcomes you to the Mumbai Mahanagarpalika Education Department MCGM virtual class. Let us start our lesson by this presentation. Assalamualaikum प्यारे बच्चों, ये वीडियो MCGM की जानिब से वर्चुअल क्लास के लिए पेश किया जा रहा है और मैं हूँ आपकी वो तीसरी मोहल्लिमा तबस्सुम रियाज खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेसन की। हमारा आज का सबक है जमात चहारुम की किताब माहौल का मुताला 1 से और हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 20 मेरी जिम्मेदारी और हसासियत। आई विल बी रिस्पॉन्सिबल एंड सेंसिटिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जिम्मेदारी और हसासियत, अब इसे हम जरा तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। जी हाँ, दीबा की सालगिरह थी और दीबा ने अपनी सहेलियों को अपनी सालगिरह में घर पर मदऊ किया था, दावत दी थी। अब दीबा क्या करती है, अपने घर पे उसने जोर में गाने बजाना शुरू कर दिया। सब हंस बोल रहे थे, गाने सुन रहे थे, लेकिन दीबा के पड़ोस में जो दादाजी रहते थे उनको दीबा के घर से आने वाली तेज आवाज से परेशानी होने लगी। तो दादाजी ने क्या कहा, दीबा से गाने की आवाज कम करने के लिए कहा, क्योंकि दादाजी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज थे। दीबा को क्या हुआ, दीबा को दादाजी की परेशानी का, तकलीफ का एहसास हुआ, क्योंकि दीबा के घर से होने वाली आवाज से दादाजी के दिल की धड़कन बढ़ गई थी और उन्हें तकलीफ होने लगी थी। और दीबा ने उन दादाजी की तकलीफ का एहसास होते ही अपने घर के गाने की आवाज को बिल्कुल कम कर दिया। तो इसे ही कहते हैं हसासियत। जब हमें बच्चों अपने पड़ोस के, अपने घर वालों के, खानदान की तकलीफों का एहसास हो, हम उनकी तकलीफों को, उनकी दिक्कतों को, उनकी मुश्किलों को समझने लगे, उसको महसूस करने लगे, उसे ही हम कहते हैं हसासियत। दीबा ने दादाजी की तकलीफ को महसूस किया और उसने अपनी जिम्मेदारी निभाई और उसने अपने घर से आने वाली गाने की आवाज को कम कर दी। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। राहिल की दादी अम्मा रोजाना राहिल का स्कूल से आने के लिए इंतजार करती थी। स्कूल से घर पर आने पर उसे खाना देती थी। स्कूल में क्या क्या हुआ बड़े शौक से राहिल की वो बातें सुना करती थी। लेकिन राहिल क्या करता था, राहिल अपने दादी जी की को बताने के लिए जो है वो बेजारगी महसूस करता था, अपनी दादी जी से बात करने में बेजारगी महसूस करता था। उसे ऐसा लगता था कि इसकी बजाय अगर वो कार्टून शो टीवी पर कोई प्रोग्राम देखे तो राहिल के अम्मी और अब्बू ने ये महसूस किया कि जो है राहिल अपनी दादी से बेजारगी महसूस करता है, उनकी बातें नहीं सुनता है, उन्हें कुछ बताता नहीं है, उनसे बातचीत नहीं करता। तो अब्बू ने क्या किया, राहिल को समझाया, उसे अपने गलत रवैये का एहसास दिलाया। अब्बू के समझाने पर राहिल को एहसास हुआ कि वो ये गलत कर रहा है। तब राहिल ने क्या किया, दादी अम्मा से मोहब्बत से बातचीत करने लगा। यानी राहिल को अपनी गलती का एहसास हुआ, उसे दादी अम्मा की तकलीफ का एहसास हुआ कि वो जो दादी अम्मा से जो गलत रवैया उसने अपनाया था, उनसे गुफ्तगू में टाल मटोल कर रहा था, वो गलत था। और उस एहसास को कायम रखते हुए राहिल ने क्या किया, अपने रवैये में तब्दीली लेकर आ गई और दादी अम्मी से मोहब्बत से बातचीत करने लगा। तो राहिल की दादी अम्मा भी उससे खुश हो गई। जी हाँ बच्चों, हमारे जो बड़े हमारे घर में रहते हैं, हमारे दादी दादा, वो हमारे लिए दिन भर में बहुत काम करते हैं, हमें अपने साथ में बिठाते हैं, हमें हमारे खाने का ध्यान देते हैं। लेकिन ये हमारे घर में जो ज़ईफ इंसान होते हैं वो बहुत से काम खुद नहीं कर सकते। जैसे कि वो अकेले कहीं जा नहीं सकते तो हमें उनकी मदद करनी है, ऊंचाई से कोई चीज नहीं निकाल सकते तो हमें उनकी उसमें मदद करनी है, अगर दुकान से कुछ सामान लाना है तो हमें
उन्हें वो चीजें लाकर देनी है ना। दादी अम्मा की हमें मदद करनी है, उनके साथ बैठकर उनकी बातें सुननी है, उनसे बातें करनी है, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना है। तो अगर बच्चों हम ये तमाम काम करेंगे तो ये हमारी हसासियत कहलाता है कि हमें उनकी तकलीफ का एहसास है, हमें उनके आराम की फिक्र है। अक्सर दादा दादी का बेटा जो मशगला होता है वो क्या होता है कि वो अपने पोते पोतियों से बातचीत करे, उनके साथ में वक्त गुजारे। तो ऐसा करने से उन्हें खुशी महसूस होती है। तो बच्चों आप भी आपके घरों में अगर दादा दादी है तो उनके साथ में वक्त गुजारे, उनकी मदद करे, उनकी तकलीफों को समझे, उनके साथ बैठ के बातचीत करे। तो इससे क्या होगा, आपके दादा दादी को खुशी महसूस होगी और वो बहुत अच्छा फील करने लगेंगे, ठीक है, और हमेशा खुश रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। बताइए तो भला, घर या पड़ोस में अगर आपके कोई मरीज हो तो आप क्या करेंगे, आप उसका एहसास किस तरह करोगे। तो बच्चों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें कुछ जुमले दिए गए हैं। जो जुमला सही है आपको वहां पे सही का निशान लगाना है, और जो जुमला आपको लगता है ये गलत है वहां पर आपको गलत का निशान लगाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मरीज को वक्त बेवक्त मिलने के लिए जाए। क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मरीज को आराम की जरूरत होती है तो हम इन्हें आराम के वक्त में डिस्टर्ब ना करें, तो ये हो गया गलत। दूसरा जुमला है, मरीज को वक्त पर दवा दें। बिल्कुल सही, हमें मरीज को यानी जो बीमार है, जो पेशेंट है, उनको वक्त पे दवा देनी है ताकि वो जल्द अज जल्द बीमारी से आजाद हो जाए। मरीज को खाने के लिए तली हुई चीजें दे। बिल्कुल गलत, मरीज को जितना हो सके सादा सिंपल खाना हम खाने के लिए दे तो मरीज जल्दी ठीक हो जाते हैं। चौथा जुमला, मरीज को गैर जरूरी मशवरा ना दे। बिल्कुल गलत, अक्सर जो मिलने के लिए लोग आते हैं वो अपने अपने मशवरे देना शुरू करते हैं। आप ऐसा करोगे तो अच्छे हो जाओगे, लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि हम मरीज को गैर जरूरी मशवरा ना दे ताकि हमारे मशवरे से उन्हें कोई तकलीफ ना हो। तो बिल्कुल सही है, हमें मरीज को गैर जरूरी मशवरा नहीं देना चाहिए। नंबर 5 है, मरीज को वक्त पर खाना खिलाए। बिल्कुल सही, अगर हम मरीज को वक्त पे खाना खिलाएं तो उनमें बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होती है ना। उसके बाद, मरीज के कमरे में बुलंद आवाज में टीवी देखे। सही है? नहीं, बिल्कुल गलत जुमला। मरीज के कमरे में जितनी हो सके उतनी खामोशी हो ताकि मरीज जितनी ज्यादा आराम करेगा उतनी जल्दी वो ठीक हो जाएगा। मरीज को डॉक्टर को पूछने के बाद ही नहलाए। जी हाँ, बिल्कुल सही कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसमें नहाना जो है वो नुकसानदेह भी होता है। तो अगर मरीज को डॉक्टर कहता है कि इन्हें नहलाओ तो हमें नहलाना चाहिए, वरना हमें परहेज करना चाहिए। बेहतर महसूस करने पर बगैर डॉक्टर से पूछे दवा देना फौरन बंद कर दे। बिल्कुल गलत, अगर हम बिना डॉक्टर से पूछे हमें अच्छा लग रहा है हम दवाई बंद कर देंगे तो हो सकता है वो बीमारी दोबारा लौट कर आ जाए। तो अगर हमें अच्छा भी महसूस हो तो हमें डॉक्टर को एक मर्तबा बता देना चाहिए, और अगर डॉक्टर कहें कि नहीं अब बिल्कुल आप फिट हो गए हो तो आपको मेडिसिन लेना बंद कर देना चाहिए। तो बच्चों याद रखिए इन चीजों को कि अगर आपके घर में या पड़ोस में कोई भी मरीज हो तो आप उनका ख्याल रखते वक्त इन तमाम बातों का ध्यान देंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। जी हाँ बच्चों, क्या आप जानते हैं हमारे मुल्क से पोलियो का खात्मा करने में हमें कामयाबी हासिल हुई है। आलमी अदारे सेहत यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके लिए हमारे मुल्क की तारीफ की है। गुज़श्ता कई बरसों से पोलियो खात्मा मुहिम जारी रहने से हमारे मुल्क में पोलियो का खात्मा हो गया है और हमारे मुल्क ने पोलियो पर काबू हासिल कर लिया है।
तो बच्चों ये जो 2 बूंद जिंदगी के हैं, आप टेलीविजन में, टीवी पे इसके एडवर्टाइज देखते होगे, आप जगह जगह पे इसके जो है बैनर्स लगे हुए देखते होगे, इश्तहारात। 2 बूंद जिंदगी की, ये पोलियो के लिए है और इसी वजह से हमारा पोलियो, भारत जो है वो पोलियो फ्री हो गया है। तो हर साल जो है 24 अक्टूबर को वर्ल्ड पोलियो डे मनाया जाता है, ठीक है। तो जहाँ इसमें जो है पोलियो के लिए कुछ दिन मखसूस होते हैं, तो उस वक्त जो है वो छोटे बच्चों को जो है वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को जो है पोलियो की दवाई खुराक पिलाई जाती है। तो ये है वर्ल्ड और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आलमी अदारा सेहत की जानिब से चलाई जाने वाली मुहिम। इसके जरिए भी हमारे भारत देश ने जो है पोलियो पर काबू हासिल कर लिया है और अब हमारे देश में पोलियो ना के बराबर रह गए हैं। आगे देखते हैं। मखसूस जरूरतमंद अफराद के तई मेरी जिम्मेदारी। अब ये मखसूस जरूरतमंद अफराद कौन है? तो बच्चों, ऐसे बच्चे जिनके कोई हादसे की वजह से पैर चले गए हैं, जो माजूर है, जो पैर से चल नहीं सकते, ऐसे बच्चे, ऐसे लोग जो आंखों से देख नहीं सकते, जिन्हें हम नाबीना कहते हैं, है ना। और ऐसे बच्चे या इंसान जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, तो इन बच्चों को या ऐसे लोगों को मखसूस जरूरतमंद अफराद कहते हैं, क्योंकि इन्हें खास जरूरत की जरूरत होती है, खास मदद की जरूरत होती है। हम में से चंद ऐसे लोग हैं जो पैदाइशी बीमारी या किसी हादसे की वजह से जिस्मानी तौर पर माजूर हो जाते हैं। ऐसे अफराद को अवामी मकामात पर आने जाने के लिए कई रुकावटों और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इन्हें मखसूस सहूलतों और मदद की जरूरत होती है। तो हमारा क्या फर्ज है? इन मखसूस जरूरतमंद अफराद के तई अपनी जिम्मेदारी निभाएं, इनकी जो होने वाली दिक्कतों को, मुश्किलों को, रुकावटों को हम एहसास करें और हम उनकी मदद करें। अब हम उनकी मदद किस तरह करेंगे, चलिए देखते हैं हमारी अगली स्लाइड में। जी हाँ बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि कई बिल्डिंग्स में, कॉलेजेस में, ऑफिस में सीढ़ियों के साथ साथ रैंप लगे होते हैं। इसे कहते हैं बच्चों रैंप। ये रैंप लगे होते हैं सीढ़ियों के साथ साथ, ताकि जो बच्चे या जो इंसान व्हील चेयर पर होते हैं, जो पैरों से माजूर होते हैं, तो उन लोगों को व्हील चेयर पर इस रैंप के जरिए आसानी से बैतुल खला में या ऊपर की मंजिलों पर लाया ले जाया जा सके। तो इसे कहते हैं रैंप। ये मखसूस जरूरतमंद, जैसे कि ऐसे लोग जिनके पैर नहीं होते या जिनके पैर जो पैरों से माजूर होते हैं, उनके लिए ये रैंप की सहूलत होती है। इसके जरिए उन्हें ऊपर की मंजिलों पर ये ढलान से आसानी से पहुंचाया जा सकता है। कई जगहें ऐसी होती है जहां पर ये सहूलतें दस्तयाब नहीं होती, लेकिन ये सहूलतें दस्तयाब हो या ना हो, लेकिन हमें ऐसे मखसूस जरूरत रखने वाले अफराद से मोहब्बत से, हमदर्दी से पेश आना है, उनका एहसास करना है और वक्त जरूरत उनकी मदद करनी है। तो ये तो हो गया बच्चों के मखसूस जरूरतमंद रखने वाले बच्चे लोग, जैसे कि जिनके पैर नहीं हो, तो उनके लिए हम रैंप की सहूलत कर सकते हैं। ऐसे और भी मखसूस जरूरतमंद रखने वाले अफराद हैं, उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, चलिए आगे देखते हैं। जी हाँ बच्चों, जो लोग आंखों से नाबीना होते हैं, आपने अक्सर रास्तों पर देखा होगा, कुछ जो नाबीना है वो हाथों में सफेद और लाल रंग की छड़ी लेकर चलती है। इससे क्या होता है, हमें पहचान आ जाती है कि ये शख्स नाबीना है और हम उनकी जो है वक्त जरूरत मदद कर सकते हैं। इनके लिए क्या होता है, इस छड़ी की मदद से चलना आसान हो जाता है। एक और हम उनकी मदद कर सकते हैं कि अक्सर बिल्डिंगों में, लिफ्ट में ऐसे अफराद के लिए ब्रेल लिपि में जो है लगाए जाते हैं नंबर प्लेट या कोई भी ऐसा बोर्ड,
تاکہ اس کے ذریعے نابینا افراد جو ہے بریل لپی کے ذریعے آسانی سے اسے پڑھ سکے اور جو ہے اپنی جو منزل پر جانا ہے وہاں پر جا سکے. یہاں تک کہ بچوں ووٹنگ مشین پر بھی بریل لپی کی سہولت ہوتی ہے نابینا افراد کے لیے. تو بچوں یہ جو لوئس بریل تھے انہوں نے نابینا لوگوں کے لیے اس کا جو ہے ایجاد کی. اب یہ بریل لپی کیا ہے ذرا اس کے بارے میں ہم تفصیل سے جانتے ہیں. جی ہاں بچوں، بریل لپی کیا ہوتی ہے بچوں کہ بریل لپی میں کچھ نقطے ہوتے ہیں. کاغذ پر دباؤ ڈال کر نقطوں کو ابھارا جاتا ہے اس طریقے سے، اور اس طریقے سے جو ہے اس پر ابھار پیدا ہو جاتا ہے جس پر ہاتھ پھیر کر جو نابینا افراد ہے جو دیکھ نہیں سکتے، بلائنڈ ہوتے ہیں، وہ آسانی سے اس پر ہاتھ پھیر کر لکھا ہوا جو بھی میٹر ہے جو بھی مواد ہے اسے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. تو اگر کتابیں نابینا لوگوں کے لیے مخصوص کتابیں بنائی جاتی ہے لیکن کچھ کتابیں ہوتی ہے جو ان کے لیے نہیں بنی ہوتی، جو بریل طرز کی نہیں ہوتی، تو ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا ہے، ایسی کتابیں اپنے دوست یا اپنے پہچان والوں کو پڑھ کر سنانا ہے، اپنی سہیلی کو پڑھ کر سنانا ہے کہ جو کتاب انہیں پسند ہے لیکن وہ بریل لپی میں نہیں ہے، وہ اسے نہیں پڑھ سکتے، تو اس کو پڑھ کر سنانے میں آپ ان کی مدد کرو گے. تو یہ ہوتی ہے بچوں بریل لپی جس میں کچھ ابھار ہوتے ہیں، نقطے ہوتے ہیں جسے پڑھ کر جو ہے وہ مواد نابینا افراد پڑھ لیتے ہیں. اس کے بارے میں اور تفصیل سے ہم جانتے ہیں. جی ہاں بچوں، یہ بریل لپی میں کچھ اس طرح سے، جیسے الفابیٹ اے کے لیے اس طرح سے ہوتا ہے ایک نقطہ، الفابیٹ بی کے لیے اس طرح سے نقطوں کو ابھارا جاتا ہے، تو جس پر ہاتھ پھیر کر جو ہے افراد آسانی سے، جو نہیں دیکھ سکتے وہ آسانی سے ورڈز کو پڑھ لیتے ہیں، ہے نا. دیکھیں اس طریقے سے نقطوں کو ابھار دیا جاتا ہے. ایل کے لیے 3 نقطے ہیں. اب چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ کیسے پڑھتے ہیں. جیسے کہ ایک نام لکھا ہوا ہے اسلم. اب اسلم میں سٹارٹنگ میں اے ہے تو اے کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں، ایک نقطہ، ہے نا، اس طرح کی تصویر. تو ہم نے اے کے لیے یہ استعمال کیے. بی کے لیے 2 نقطے، بی کے لیے اس طرح سے ہے، سوری ایس ہے اس کے بعد میں، تو ایس کے لیے ہم استعمال کریں گے یہ والا، ہے نا، یہ ہو گیا ایس، اے ایس. اس کے بعد ہے ایل کی باری. تو ایل کے لیے بچوں یہاں پر ہم اس چیز کا استعمال کریں گے، اس اشارے کا استعمال کریں گے، تو ہم نے لکھ دیے ایل. اس کے بعد دوبارہ اے اور اس کے بعد آتا ہے ایم. یہاں پر ہے ایم، ہے نا. تو یہاں پر اس طرح سے نام لکھا ہوتا ہے بریل لپی میں، تو جسے آسانی سے جو ہے نابینا افراد ہاتھ پھیر کر سمجھ لیتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں. تو یہ ہو گیا بیٹا نابینا افراد کے لیے بریل لپی کا استعمال، جس کے ذریعے وہ آسانی سے دیے گئے مواد کو پڑھ لیتے ہیں اور پھر لکھ بھی لیتے ہیں. اب تو یہ ہو گیا نابینا افراد کے لیے. اب آگے چلتے ہیں. جی ہاں بچوں، مخصوص ضرورت مند افراد میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو بہرے اور گونگے ہوتے ہیں، جو نہ تو سن سکتے ہیں اور نہ ہی بول سکتے ہیں. تو بچوں ایسے افراد کے لیے اشاروں کی زبان ہوتی ہے. انہیں اشاروں کی زبان میں سکھایا جاتا ہے. جس طرح اے کو ہاتھوں کے اشارے سے اس طرح ظاہر کیا جاتا ہے، وہ بول نہیں سکتے لیکن دیکھ کر وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اے لکھا ہے، یہ بی لکھا ہے، یہ سی لکھا ہے. تو اس طرح انہیں ایک دوسرے سے بات چیت کرنے کے لیے بھی اشاروں کی زبان کا استعمال کرتے ہیں. اور ایسے بچوں کے لیے مخصوص اسکول ہوتے ہیں، مخصوص ٹیچرز ہوتی ہیں جو انہیں کی زبان میں یعنی اشارے کی زبان میں تعلیم دیتے ہیں. تو جیسے ان بچوں کا احساس رکھ کے، ایسے لوگوں کا احساس رکھا گیا اور حکومت نے اپنی ذمہ داری نبھائی اور ان کے لیے ایسی اسکولیں بنائی جس میں وہ آسانی سے تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اشاروں کی زبان میں. تو یہ تو ہو گیا بچوں مخصوص ضرورت مند افراد کا احساس کر کے ان کے لیے جو جو سہولتیں مہیا کی گئی. اب آگے دیکھتے ہیں ہم. کیا آپ جانتے ہیں مخصوص ضرورت مند افراد ایسے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے
اپنی معذوری کو اپنی کمزوری نہ سمجھتے ہوئے، اپنی ویکنیس نہ سمجھتے ہوئے بہت ترقی کی اور اپنا ایک نام کمایا۔ اس میں سب سے پہلے نام آتا ہے سدھا چندرن کا۔ سدھا چندرن ایک بہترین بھرت ناٹیم کی ڈانسر ہے، جن کا ایک حادثے میں وہ اپنا ایک پیر گوا بیٹھی، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی۔ جو نقلی پیر ہوتے ہیں، جو مصنوعی پیر ہوتے ہیں، ان پیروں کی مدد سے انہوں نے اپنی ڈانس کو جاری رکھا، اور آج وہ ایک بہترین اور مشہور نہ صرف ایکٹریس ہے، اداکارہ ہے، بلکہ بہت بہترین ڈانسر بھی ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں رویندر جین۔ یہ نابینا تھے، لیکن انہوں نے اپنی نابینائی کو وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، انہوں نے اپنی کمزوری نہیں بنائی۔ انہوں نے کئی فلموں، ٹی وی سیریلوں میں میوزک دی، اور بہترین میوزک کے لیے انہیں کئی سارے ایوارڈز بھی ملے۔ اس کے بعد آتے ہیں شرد گائیکواڑ۔ یہ ایک ہاتھ کمزور تھا، ایک ہاتھ جو ہے دوسرے ہاتھ کی بنسبت چھوٹا ہے، لیکن پھر بھی تیراکی کے مقابلے میں، تیراکی میں، سوئمنگ میں انہوں نے ملک بھر میں، دنیا میں اپنا نام روشن کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ تو یہ ہے شرد گائیکواڑ۔ تو ایسے بھی کئی لوگ ہیں جنہوں نے، جو مخصوص ضرورت مند ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسے اپنی کمزوری نہیں بنائی، بلکہ اسے اپنی طاقت بنائی اور اپنا ایک نام قائم کیا، اپنے ملک کا نام روشن کیا، ہے نا۔ اب اس سبق سے بچوں ہم نے کیا سیکھا، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ سیکھا کہ ہمارے خاندان اور علاقے کے افراد کی دقتیں سمجھنا، وقت پڑنے پر ان کی مدد کرنا حساسیت کہلاتا ہے، اور ان کا احساس کر کے ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانا ہے اور ان کی مدد کرنی ہے۔ دوسرا، ہمارے اطراف یا خاندان میں موجود ضعیف، مریض اور مخصوص ضرورت والے افراد کے ساتھ ہمیں محبت اور ہمدردی کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تیسرا، حساسیت کی وجہ سے ہم میں مدد کرنے کی خواہش بڑھتی ہے نا۔ اگر ہم ایسے لوگوں کا احساس کریں جن کو تکلیف میں ہے، جو مصیبتوں میں ہے، اگر ہم ان کا احساس کریں تو ہم میں خود بخود ان کی ہیلپ کرنے کی، مدد کرنے کی چاہ پیدا ہوتی ہے۔ تو بچوں ہمیشہ آپ یاد رکھیے، اپنے آس پاس جس کو بھی مدد کی ضرورت ہو اور آپ جیسی بھی اس کی مدد کر سکتے ہیں، آپ ضرور ان کی مدد کیجیے۔ کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو سبق بہت اچھا لگا ہوگا۔ شکریہ، تھینک یو، اور اللہ حافظ فار دس ٹائم۔ بچوں، آج ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی بار ایک نئے لیسن کے ساتھ ملیں گے۔ آپ کو جو ہوم ورک دیا گیا ہے آپ اسے اچھی طرح کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔